हेलो एवरीवन। स्रोत सामग्री पर आधारित हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान और मेडिकल साइंस के एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। देखिए, जब हम बीमार पड़ते हैं और कोई गोली खाते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो हमारे शरीर के अंदर जाकर आखिर करती क्या है? आज हम एक साधारण सी पिल यानी दवा की उस रोमांचक यात्रा को डिकोड करने वाले हैं जो वह आपके खून तक पहुंचने के लिए तय करती है। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब आप सिरदर्द या बुखार की कोई गोली पानी के साथ निगल लेते हैं, वो गले से नीचे उतरी और बस गायब, राइट? लेकिन सच तो ये है कि विज्ञान के नजरिए से उसकी असली कहानी तो बस यहीं से शुरू होती है। ये अपने आप में एक बड़ा रहस्य है जिसे आज हम परत दर परत सुलझाने वाले हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आइए एक बहुत ही बेसिक सी साइंटिफिक चीज को समझ लेते हैं। दवा का अवशोषण यानी मेडिकेशन एब्जॉर्प्शन। आखिर ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो प्रक्रिया है जिसके जरिए कोई भी दवा उस जगह से जहां से उसे शरीर में लिया गया है आपके मेन ब्लड स्ट्रिंग या सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचती है। सिंपल सी बात है, बिना एब्जॉर्प्शन के कोई भी दवा अपना असर दिखा ही नहीं सकती। ये पूरे मेडिकल साइंस की एकदम नींव है। भाग एक नायक की यात्रा। चलिए देखते हैं कि कैसे दवा पाचन तंत्र से होते हुए लिवर तक पहुंचती है। मुंह से ले जाने वाली इस गोली को ना हम अपनी कहानी का हीरो मान लेते हैं। अब हमारा शरीर ऐसा तो है नहीं कि बाहर से आने वाले किसी भी केमिकल को आसानी से अंदर आने दे, राइट? इसलिए हमारे इस हीरो को एक बहुत ही खतरनाक और भूल भुलैया वाले सफर से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले पेट, फिर छोटी आंत और वहां से पोर्टल वेन या शिरा के जरिए होते हुए ये लिवर तक पहुंचती है। चलिए इस सफर के पहले पड़ाव को जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहली बड़ी अग्नि परीक्षा होती है हमारा पेट। आपको पता ही होगा कि यहाँ का माहौल कितना एसिडिक होता है और इसकी दीवारें एक बहुत ही गाढ़े म्यूकस से ढकी होती हैं। हमारी गोली यहाँ बहुत ही कम समय के लिए रुकती है। वैसे तो कुछ दवाएं यहाँ एब्जॉर्ब होती हैं, लेकिन सच कहूँ तो ये एब्जॉर्प्शन का मेन सेंटर बिल्कुल नहीं है। पेट का ये कठोर माहौल असल में दवा को तोड़ने और आगे की लंबी यात्रा के लिए तैयार करने का काम करता है। पेट की इन मुश्किलों से बचकर जो दवा आगे बढ़ती है वो सीधा पहुंचती है छोटी आंत में। और मैं आपको बता दूं, असली जादू यही होता है। छोटी आंत अवशोषण का आप कह सकते हैं अल्टीमेट एरिना है। इसका सरफेस एरिया यानी सतह क्षेत्र पेट के मुकाबले बहुत बहुत बड़ा होता है और इसकी दीवारें एपिथेलियल कोशिकाओं की पतली झिल्लियों से बनी होती हैं। तो होता यह है कि ज्यादातर दवाएं यहीं घुलकर आपकी आंत की दीवार से होकर गुजर जाती हैं। लेकिन होल्ड ऑन, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आंत की दीवार पार करने के बाद दवा सीधे आपके पूरे शरीर में नहीं फैलती। पोर्टल वेन उसे सीधा ले जाती है लिवर के पास। अब लिवर ना एक बहुत ही सख्त टोल बूथ या कस्टम एजेंट की तरह काम करता है। मेडिकल टर्म्स में इसे फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। लिवर यहाँ क्या करता है कि वो दवा के एक बड़े हिस्से को या तो इनएक्टिव कर देता है या फिर पित्त यानी बाइल के जरिए शरीर से बाहर निकालने की तैयारी कर देता है। ये हमारी गोली के लिए एकदम फाइनल बॉस फाइट की तरह है। अब लिवर के इस भारी भरकम टोल को चुकाने के बाद फाइनली जो एक्टिव दवा बच जाती है वो लिवर से बाहर निकलकर आपके नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में एंट्री मारती है। और बस ये वो हाईवे है जो दवा को शरीर के उस हिस्से तक ले जाता है जहां उसकी असल में जरूरत है, चाहे वो आपके तेज सिरदर्द को ठीक करना हो या फिर किसी इन्फेक्शन से लड़ना हो। भाग 2 चीट कोड्स। अब देखते हैं कि पाचन तंत्र और लिवर को बाईपास करने के वैकल्पिक मार्ग क्या हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन ने लिवर के स्टोल बूथ से बचने के कुछ जबरदस्त चीट कोड्स निकाल लिए हैं। देखिए, एक तरफ तो ओरल रूट है जहां दवा तो पेट के एसिड और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का डटकर सामना करना पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ है अंतःशिरा या आईवी इंजेक्शन। ये दवा को सीधे आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देता है। मतलब रास्ते की कोई रुकावट नहीं, लिवर का कोई टोल नहीं। इसका असर एकदम तुरंत और सीधा होता है। और हाँ, सिर्फ आईवी ही नहीं, इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस भी होते हैं। इनमें क्या होता है कि दवा को सीधे आपकी मसल या स्किन के नीचे मौजूद फैट में इंजेक्ट कर दिया जाता है। फिर यहाँ से ये दवा सेल्स के बीच के खाली जगहों और कैपिलरीज यानी केशिकाओं की दीवारों से होते हुए धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है और आपके ब्लड प्रवाह तक पहुंच जाती है। भाग 3 जैव उपलब्धता यानी बायो अवेलेबिलिटी और फॉर्मुलेशन। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रूशियल कॉन्सेप्ट पर, जैव उपलब्धता। ये बेसिकली वो पैमाना है जो हमें बताता है कि हमारे हीरो का कितना हिस्सा असल में इस पूरी खतरनाक यात्रा में जिंदा बच पाया।
सीधे शब्दों में कहूँ तो दवा की जो डोज आपने ली है उसका एग्जैक्टली कितना प्रतिशत हिस्सा सफलतापूर्वक आपके खून तक पहुंचा है। क्योंकि देखिए, फर्स्ट पास इफेक्ट और पेट के एसिड की वजह से मुंह से ली जाने वाली दवाओं की बायो अवेलेबिलिटी कभी भी 100% नहीं होती। कुछ न कुछ हिस्सा तो पक्का नष्ट हो ही जाता है। लेकिन जब हम आईवी इंजेक्शन की बात करते हैं ना, तो ये नंबर पूरे 100% होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्योंकि आईवी दवाएं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और लिवर को पूरी तरह से बाईपास कर देती हैं, इसलिए उनका एक एक कण सीधे आपके खून में उतरता है। और यही वजह है कि इमरजेंसी सिचुएशंस में डॉक्टर हमेशा आईवी का ही इस्तेमाल करते हैं। अब बायो अवेलेबिलिटी को और अच्छे से समझने के लिए जरा इस ग्राफ को देखिए। ये हमें दिखाता है कि खून में दवा की मात्रा समय के साथ साथ कैसे बदलती है। जो दवा तेजी से एब्जॉर्ब होती है वो ग्राफ पर एक बहुत ही शार्प और ऊंचा पीक बनाती है, जबकि धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने वाली दवा का कर्व काफी लंबा और फ्लैट सा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फार्मा कंपनीज इसी कर्व को कंट्रोल करने के लिए दिन रात रिसर्च करती रहती हैं। तो सवाल ये है कि वो इसे कंट्रोल करते कैसे हैं? इसका जवाब है फॉर्मुलेशन। जैसे एंटेरिक कोटिंग्स वाली गोलियां, इन्हें कुछ इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये पेट के एसिड में घुलने के बजाय आराम से सुरक्षित रूप से छोटी आंत में जाकर घुलें। इसी तरह सस्टेन रिलीज कैप्सूल्स भी होते हैं। इनमें छोटे छोटे कण एक मैट्रिक्स में फिट होते हैं जो दवा को एक ही बार में छोड़ने के बजाय पूरे दिन धीरे धीरे रिलीज करते हैं। इससे आपको बार बार दवा खाने की झंझट नहीं रहती। कमाल की बात है ना? भाग 4। अब बात करते हैं उन 5 प्रमुख कारकों की जो एब्जॉर्प्शन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है, चलिए उसे इन 5 क्रूशल फैक्टर्स में समराइज करते हैं। पहला, दवा के घुलने की दर। जो जल्दी घुलेगी वो जल्दी एब्जॉर्ब होगी। दूसरा, सरफेस एरिया। छोटी आंत का विशाल क्षेत्र यहाँ बहुत काम आता है। तीसरा है ब्लड फ्लो। यहाँ पर दवा से भरे पेट और तेजी से बहते साफ खून के बीच कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा, अवशोषण उतना ही तेज होगा। चौथा है लिपिड यानी वसा में घुलनशीलता, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन्स फैट की ही तो बनी होती हैं। और पांचवा है पीएच पार्टिशनिंग। ये तय करता है कि दवा प्लाज्मा में कितनी आसानी से आयोनाइज होने के लिए आकर्षित होती है। अच्छा, क्या आपके डॉक्टर ने कभी आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हुए कहा है ये वाली दवा खाली पेट लेना? अब आप इसके पीछे का एक्चुअल साइंस जानते हैं। होता क्या है कि जब आपके पेट में भारी या फैटी खाना होता है तो पेट के खाली होने की स्पीड काफी कम हो जाती है। अब जब पेट धीरे धीरे खाली होगा तो दवा भी छोटी आंत तक बहुत देर से पहुंचेगी और जाहिर है उसका असर भी धीमा हो जाएगा। वहीं खाली पेट दवा लेने से वो फटाफट आंत में पहुंचती है और जल्दी अपना काम शुरू कर देती है। तो दोस्तों, ये था एक छोटी सी दिखने वाली गोली का अंदरूनी और असाधारण सफर। लेकिन जाते जाते एक सोचने वाली बात यह है कि आज के इस नैनो टेक्नोलॉजी और स्मार्ट पिल्स के ज़माने में फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबल है। क्या भविष्य की दवाएं हमारे शरीर के इन नेचुरल बैरियर्स जैसे लिवर और एसिड को पूरी तरह से बाईपास कर पाएंगी? क्या हम ऐसी गोलियां बना पाएंगे जो सीधा उसी एक सेल को टारगेट करें जो बीमार है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि साइंस की लिमिट्स आखिर कहाँ तक जा सकती हैं। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही सीखते रहिए और अपनी क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखिए।